आज ये हमारा करंट अफेयर सीरीज का चौथा वीडियो होगा। इससे पहले 3 वीडियोस और आई हुई हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके जो है उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज हमारा सीरीज। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में TU160 चर्चा में रहा है, यह क्या है? TU160 क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी। दूसरा है बम गिराने वाला लड़ाकू विमान। तीसरा ऑप्शन है तितली की नई रंगीन प्रजाति। चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान का पहला विमानवाहक पोत। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बम गिराने वाला लड़ाकू विमान। TU160 क्या है? बम गिराने वाला लड़ाकू विमान। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। TU160 एक बॉम्बर है और ये बॉम्बर जो है एक फाइटर प्लेन के रूप में काम करता है। ये फाइटर प्लेन है, ये आप देख रहे हैं, ये है TU160। ये एक फाइटर प्लेन है, ये रूस का है और हाल ही में हम लोगों ने जो है रूस से इसको खरीदने की इच्छा जताई है। यह क्या करेगा फाइटर प्लेन? याद रखिएगा, यह दुश्मन देश या कोई भी उस तरीके का आतंकवादी ठिकाना है तो वहां यह दुश्मन सेना या आतंकवादी ठिकाना या दुश्मन देश का कोई पार्टिकुलर अगर टारगेट होगा तो वहां हम लोग इस फाइटर प्लेन के माध्यम से बॉम्ब गिरा करके जो है उस ठिकाने को तबाह कर सकते हैं। तो यह है TU160। हम लोग रूस से खरीदने के बारे में अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं रूस के साथ। आपने 2019 में एक घटना सुना होगा, पुलवामा हमला, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो पुलवामा हमला के बाद 2019 में हम लोगों ने पाकिस्तान में जो है अपनी सेना भेजी थी। किसके माध्यम से? मिराज 2000 के माध्यम से। ये मिराज 2000 जो है, इन्होंने पाकिस्तान का जो बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा, मैंने पाकिस्तान वाले वीडियो में आप लोगों को बताया है, पाकिस्तान का जो सीरीज आया था उसमें बताया था कि पाकिस्तान का उत्तर वाला जो क्षेत्र है वो है खैबर पख्तूनख्वा वाला क्षेत्र और उसी का जो राजधानी था वो है पेशावर। तो यही खैबर पख्तूनख्वा का जो क्षेत्र है, यहीं पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है बालाकोट। बालाकोट में उस समय जैश ए मोहम्मद, जिन्होंने कहा गया था कि इन्हीं का प्लानिंग था कि पुलवामा अटैक वगैरह किया जाए, तो इनका जो सैन्य ठिकाना था, इस जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर हम लोगों ने मिराज 2000 के माध्यम से जो है बॉम्बिंग किया था और पाकिस्तानी जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान को जो है क्षति पहुंचाने का काम किया था। तो याद रखिएगा, मिराज 2000 ये फ्रांसीसी था और अभी जो हम लोग खरीदने का प्रयास कर रहे हैं TU160, ये रूस का है। मिराज 2000 को कौन सी कंपनी बनाती थी? डसॉल्ट कंपनी। और अभी ये जो मिराज 2000 था, इसे हम ही लोगों ने बनाया था अपने यहाँ। किसके मदद से? तो फ्रांस के मदद से। और आप जानते हैं जो राफेल विमान है वह भी डसॉल्ट कंपनी ने ही बनाया है, यह भी फ्रांस का ही है। राफेल हम लोगों ने कुछ खरीदा भी है आज से 4-5 साल पहले। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी। 4 ऑप्शन है हमारा। सही उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है भाई? तो क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। और विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब इस बार सौराष्ट्र ने जीता है। किसे हरा करके? महाराष्ट्र को हरा करके। 5 विकेट से महाराष्ट्र को हराया है। अब क्रिकेट की बहुत सारी ट्रॉफियां हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। एग्जाम में पूछता है कि इनमें से इस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? IPL सब जानते हैं, क्रिकेट प्रेमी सब जानते हैं। रणजी ट्रॉफी, देश के अंदर जो सबसे बड़ा घरेलू जो गेम है वह है आपका रणजी ट्रॉफी। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। क्लियर? अगला प्रश्न देखें। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हंसराज गंगाराम अहीर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में हुआ था।
1993 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। अब जिस समय यह गठित हुआ उस समय ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं था, सांविधिक निकाय था। सांविधिक कहने का मतलब एक होता है संवैधानिक और एक होता है सांविधिक। संवैधानिक मतलब जिसका चर्चा हमारे संविधान के किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, संविधान में किसी अनुच्छेद में मिलेगा। जो 395 अनुच्छेद हैं मूल रूप से उनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी खंड में मिलेगा, लेकिन ये हमारे संविधान के किसी खंड में नहीं है। इसे हम लोगों ने किस तरीके की संस्था का दर्जा दिया है? सांविधिक निकाय, यानी कि एक सांविधिक संस्था है। कब तक? याद रखिएगा 2018 तक। मैं 1993 की बात कर रहा हूं। 1993 से लेकर के 2018 तक यह एक सांविधिक संस्था थी, मतलब जिसका चर्चा संविधान में नहीं था। लेकिन 102वां संवैधानिक संशोधन 2018, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यानी कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिलेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलेगा भाई? तो दिमाग में आएगा तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 338 के बी में मिलेगा। और 338 के बी में अगर मिलेगा तो 338 के बी में क्या लिखा हुआ है, क्या चर्चा है, ये भी दिमाग में आएगा। तो 338 के बी में कहा गया है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके शिकायत और कल्याण के लिए कार्य करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यही ओबीसी आयोग समझिए, सिंपल सा चीज समझिए, यही है ओबीसी आयोग। जो अदर बैकवर्ड कास्ट हम लोग बोलते हैं ना, तो ये ओबीसी के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों का जो है किस प्रकार से कल्याण किया जाए, ओबीसी का किस प्रकार से कल्याण होगा, इनकी बात करता है कौन? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं अभी, कौन है? हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर, याद रहेगा। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022, डेविस कप का संबंध किससे? टेनिस। एक शब्द में याद रखिए ना, डेविस टेनिस, डेविस टेनिस मिल जाता है। डेविस कप का संबंध टेनिस से। किसने जीता है इस बार? स्पेन ने, स्पेन ने जीता है। याद रखिएगा, स्पेन ने किसको हरा करके जीता है? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना को हरा करके स्पेन ने डेविस कप 2022 का खिताब जीत लिया है। इसका संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस से। ग्रैंड स्लैम, जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हो सकता है बीएसएससी सचिवालय वाले में भी एक क्वेश्चन पूछ दे ग्रैंड स्लैम से। ग्रैंड स्लैम का संबंध भी लॉन टेनिस से है। साल में ग्रैंड स्लैम से संबंधित 4 प्रतियोगिता खेली जाती है। 4 प्रतियोगिता कौन कौन है? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। इन चारों प्रतियोगिताओं को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ये हमने जिस क्रम में लिखा है इसी क्रम में इसका आयोजन होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस। और ये जनवरी से लेकर के जो है आपका अक्टूबर तक के मध्य ये प्रतियोगिताएं खेली जाती है। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस। और ये जो प्रतियोगिताएं हैं, जो खिलाड़ी जीतता है, पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी, देखिए इसमें पुरुष का भी अलग प्रतियोगिता होता है, महिला का भी होता है, मिक्स भी होता है। तो आपसे जो सिंगल पुरुष और महिला वाला है यही एग्जाम में पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता 2022 राफेल नडाल स्पेन के हैं। इन्होंने हाल ही में जो है आपका नहीं, इन्होंने नहीं, रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा की थी। यह अभी भी खेल रहा है। राफेल नडाल स्पेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष प्रतियोगिता जीता था। अब महिला कौन जीती थी? एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है। फ्रेंच ओपन किसने जीता था 2022 का? राफेल नडाल। तो पहला जो दोनों प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच दोनों राफेल नडाल जी जीता है। और महिला में किसने जीता था फ्रेंच ओपन? तो ईगा स्विएटेक। और यहीं अगर विंबलडन की बात करें तो विंबलडन पुरुष किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया का। ये पिछला दरोगा में पूछा था कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? सर्बिया के। इस एग्जाम में पूछता है, इसलिए याद रखना है। और
जो विंबलडन ओपन महिला जो जीती थी, इनका नाम क्या है? रेवकेना। रेवकेना कहाँ की है? कजाकिस्तान की। यूएस ओपन 2022 किसने जीता है? अलकराज गार्फिया। कहाँ के हैं? तो स्पेन के। और महिला कौन? तो ईगा स्वियातेक। कहाँ के हैं? पोलैंड के। अब इसमें याद रखिएगा, पहला वाला जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये पहला और अंतिम, ये दोनों जो है ये इस प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है। इसको कहते हैं हार्ड कोर्ट। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? हार्ड कोर्ट। इसको कहा जाता है हार्ड कोर्ट। हार्ड कोर्ट, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ये आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है क्ले कोर्ट या लाल मिट्टी। ये लाल मिट्टी। तो याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन को कहा जाता है, फ्रेंच ओपन खेला जाता है लाल मिट्टी में। और ये आप देख रहे हैं, ये घास वाला मैदान है, तो विंबलडन को खेला जाता है घास के मैदान में। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो एक बार रिवीजन कर दें। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट। फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी, विंबलडन ग्रास कोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है हमारे पास, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन को 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। अब थोड़ा सा जान ले पूर्णिमा देवी बर्मन के बारे में। ये पूर्णिमा देवी बर्मन जो है, ये भारतीय है, भारत के असम की एक वन्य जीव वैज्ञानिक है। और इन्हें यूएनईपी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार का नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। यह दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। किस कार्य के लिए? तो याद रखिएगा, ये पक्षियों के बचाव के लिए काम करती है। पर्यावरण को, परिस्थिति को अगर संतुलित रखना है तो सभी चीजें, जीव जंतु, मनुष्य, सभी को संतुलित अवस्था में रहना होगा। तो ये जो पक्षी है, पक्षियों के बचाव के लिए काम करती है। खास करके इन्होंने जो है सारस को बचाने के लिए जो है कई सारे अभियान के माध्यम से काम किए हैं। क्या नाम है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो इन्हीं के कार्यों के लिए जो है इन्हें इस बार चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को भी दिया गया है 2018 में। हालांकि पुराना क्वेश्चन है। यूएनईपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूएनईपी की स्थापना 1972। यूएनईपी का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए 1972 में स्टॉकहोम में जो है पहला पर्यावरण सम्मेलन चल रहा था। उसी सम्मेलन के दौरान जो है यूएनईपी की स्थापना की गई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में। छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? क्या हो जाएगा सही उत्तर हमारा? भारत का सही उत्तर क्या है? 8वां। याद रखिएगा, इस बार जो रैंकिंग जारी हुआ जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान था 8वां। और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है? जर्मन वॉच। यह एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान है 8वां। अब ये किस लिए दिया जाता है? तो याद रखिएगा, जो पर्यावरण को ध्यान में रख करके कार्य करने वाले देश हैं, जैसे भारत भी होगा, तभी तो इसको 8वें स्थान पर रखा गया है। तो जो भी देश पर्यावरण को महत्व दे करके, पर्यावरण को ध्यान में रख करके काम करते हैं, उन्हें इस लिस्ट में जो है अच्छा रैंक प्राप्त होता है। भारत भी क्लाइमेट को ध्यान में रख करके काम करती है, इसीलिए 8वां स्थान है। अब क्लाइमेट को ध्यान में रख करके काम करने का मतलब क्या है? जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन, जैसे ग्रीन हाउस आप जानते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, जी हमने लिखा है शॉर्ट में,
ग्रीन हाउस गैसेस वे गैसेस हैं जो हमारे वातावरण के तापमान को बढ़ा देते हैं, और जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो पर्यावरण में बहुत सारे नकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेस को ध्यान में रख करके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करिएगा, ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन ग्रीन हाउस गैस है। N2O ग्रीन हाउस गैस है। तो जो भी ग्रीन हाउस गैस हैं उसके उत्सर्जन को कम करने वाला देश या उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए जो देश प्रयास कर रहा है उन्हें अच्छा रैंक जारी होगा, अच्छा रैंक दिया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा पर जो काम करेगा, नवीकरणीय ऊर्जा कहने का मतलब ऐसी ऊर्जा जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है। ऊर्जा उपयोग, कौन ऊर्जा उपयोग को सकारात्मक रूप से उसका उपयोग करता है? जैसे हमारे यहाँ कंट्रोल में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। हम लोग ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम करते हैं। जलवायु नीति, जो जलवायु को, क्लाइमेट को ध्यान में रख करके जो है अपने यहाँ डेवलपमेंट का कार्य करता है। तो हम लोग इन सभी चीजों पर कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, तभी हमें 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। बस समझ रहे हैं? अब भारत ने 2017 में अपने देश को कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। 7वां प्रश्न है हमारा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, विधि आयोग के नए अध्यक्ष। अब विधि आयोग के बारे में थोड़ा सा जाने। विधि आयोग की चर्चा भी हमारे संविधान में कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इसे संवैधानिक निकाय नहीं कहते हैं, ये एक सांविधिक निकाय है। इसका गठन जो है भारत सरकार ने जो है मतलब एक आदेश पर ही कर दिया था, यानी कि इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बिल वगैरह ला करके इसे जोड़ा उड़ा नहीं गया है। यह ऐसे ही एक कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य करने वाली संस्था है। यह हमेशा रहती भी नहीं है, जब जरूरत पड़ता है ना तभी इस विधि आयोग का जो है गठन किया जाता है। 2018 से इसका गठन नहीं हुआ था। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो है इसका गठन अभी किया गया है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों में सुधार के लिए कार्य, मतलब जो कानूनी सुधार है उसके लिए काम करना। अब कानूनी सुधार के लिए काम करना तो जाहिर सी बात है, ये जो अध्यक्ष होगा ये कोई कानूनी व्यक्ति ही होगा, कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो होगा नहीं, कानून का जानकार होगा। और न्यायाधीश से अच्छा कानून का जानकार कौन हो सकता है भाई? तो याद रखिएगा, ये सामान्यतः किसी ना किसी न्यायाधीश को ही आपका भारत का विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और इसका काम क्या होगा? जो विधि बनाने वाली जो संस्था है, विधि और न्याय मंत्रालय, उनको जो है परामर्श देना कि देखिए क्या सही है क्या गलत, ये कानूनी होगा या नहीं होगा, ये लीगल है या नहीं है, क्या ये संविधान के हिसाब से फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये कौन बताएंगे? यही जज साहब। यानी कि जो विधि आयोग के अध्यक्ष होंगे वो कोई ना कोई सामान्यतः जज ही, वकील भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानून का ज्ञाता होना चाहिए, कानून का जानकार होना चाहिए। तो ये कानून का विशेषज्ञ होगा। और ऋतुराज अवस्थी को जो है 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और ये जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो याद रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी अभी वर्तमान में विधि आयोग के नए अध्यक्ष हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, वर्तमान में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर क्या हो जाएगा? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई हम जानते हैं क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था है भारत का, जैसे आईसीसी पूरे विश्व का क्रिकेट का सबसे बड़ा संस्था है, उसी प्रकार से बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यह भारत का क्रिकेट का सबसे बड़ा संस्था है। इसका स्थापना कब हुआ है भाई? 1928 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। इससे पहले सौरव गांगुली जी थे। सौरव गांगुली जी के जाने के बाद अभी रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। इसके सचिव कौन है? सेक्रेटरी कौन है? तो जय शाह। ठीक है। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स
विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 107। भाई बहुत बुरा स्थिति है। 121 देशों में 107वें स्थान पर है। बहुत ज्यादा भुखमरी है भारत में, नहीं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूख मापने वाला पैमाना, इस रिपोर्ट से ही पता चल रहा है कि हम लोग इस मामले में कितने खराब स्थिति पर हैं। आप सोचिए ना, विश्व में 82.8 करोड़ लोग कुपोषण का सामना कर रहे हैं, जिसमें से 22.4 करोड़ लोग सिर्फ भारत में हैं। यानी कि कितने बुरे स्थिति पे हम लोग हैं। हालांकि भारत सरकार कहती है कि ये रिपोर्ट जो है गलत है, इस तरीके का रिपोर्ट जो है पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बनाया जाता है, ये भारत सरकार का कहना है। लेकिन जो भी हो, भुखमरी, कुपोषण, ये सब तो है हमारे यहाँ। अब इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए जो है अल्प अल्प पोषण, यानी कि जिसको पूर्ण रूप से ढंग से भोजन भी, पूर्ण भोजन नहीं मिलता है। कुपोषण यानी कि पोषाहार, जिसको पोषण मिल ही नहीं रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, आवश्यक प्रोटीन नहीं मिल रहा है, विटामिन नहीं मिल रहा है। जिसको कोई पोषण ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है, तो कुपोषित कहलाएगा ही कहलाएगा। बच्चों की वृद्धि दर। अब भाई जब पोषण मिलेगा ही नहीं तो बच्चे का ग्रोथ कहाँ से होगा? और जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो बाल मृत्यु दर भी ज्यादा होगी। तो अल्प पोषण, कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर, बाल मृत्यु, इन सभी को ध्यान में रख करके इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आयरलैंड की एक एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी की एक संस्था है बेल्ट हंगर हेल्थ। इन दोनों संस्था के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। हमारा स्थान 107वें स्थान पर है। अंतिम प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस एकदम सिंपल सा सवाल, 26 नवंबर को। संविधान दिवस क्यों मनाते हैं भाई? तो याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे इस संविधान को अपनाया था। अपनाया था मतलब कि हमने इस चीज की आ, मान्यता दे दी थी कि यही हमारा संविधान होगा। यानी संविधान हमारा इस दिन पारित हो गया। लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। यहाँ देखिए, पूर्ण रूप से पारित मैंने लिखा है, आंशिक रूप से इसी दिन पारित हो गया था, क्योंकि 17 आर्टिकल्स, कहीं 16 देगा कहीं 15 देगा, 17 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू किया गया था। बाकी 395 में से बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। इसीलिए पूर्ण रूप से लागू माना जाएगा 26 जनवरी 1950। लेकिन हम लोगों ने संविधान को स्वीकार किया कब? 26 जनवरी 1949। इसीलिए हम लोग इस दिन को याद करके 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। और संविधान से बड़ा कानून का किताब भारत में कोई है क्या? कानून का सबसे बड़ा किताब है संविधान, उसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी। तो इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग कानून दिवस भी मनाते हैं। तो ये था हमारा आज का सीरीज, चौथा सीरीज। वीडियोस आ रहे हैं, लगातार देखिए। 30-40 वीडियो होने के बाद आप इतना अच्छा करंट अफेयर्स या अन्य विषय आपका हो जाएगा। सभी विषय के बारे में बोल रहा हूँ, सभी विषय का जब 30 वीडियो कम से कम आपका बन जाएगा, उसको आप कवर कर लीजिएगा, तो आप ये मान करके चलिए कि आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो 70% प्लस क्वेश्चन सही करके आइएगा। जीके जीएस से संबंधित जो भी टॉपिक का वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन मत देखिए, मेरा डिस्कशन देखिए। जो डिस्कशन है इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग जा करके ज्वाइन करिए। और थोड़ा सा जो है वीडियो को शेयर करिए। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब होगा तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होऊंगा। तो ये काम आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही।